तो भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर की पूरी जो सिस्टम है वो पूरा देखेंगे, क्या क्या फसल चक्र होते हैं वो बहुत डिटेल में देखेंगे। ये टॉपिक आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी यही टॉपिक आता है एग्रीकल्चर आपका। इसके बाद एनवायरनमेंट का भी ये पार्ट है। तो अब सोचो कोई चीज इतनी बड़ी पार्ट है, इंडियन सिस्टम जो है अर्थव्यवस्था है, और भारतीय लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी 55% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये आपका आखिरी टॉपिक होगा, 25 टॉपिक आपके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैल्यू एडिशन पे आएंगे और लास्ट में प्रैक्टिस सेट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो आपकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सतही ज्ञान लेके आ गए हैं, उनको आज जब मैं इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ है, कितने पानी में, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टॉपिक में हम क्या क्या कराने वाले हैं अभी आपको दिखाई देते हैं। एक तो ये सारा बेसिक्स जो है आपका वो सारा दे देंगे, भारतीय कृषि प्रणाली क्या है, डेटा सारा, कृषि पद्धतियां सारी जितनी टाइप की होती हैं वो आपको दे दी, ठीक है। इसके बाद एक मेरा पुराना नोट था एनसीईआरटी का, एक 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी का ये पूरा सार था। इसमें मुझे लगा कि ये बेस्ट है आपको देने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में दे देंगे। ये तो हो गई हैंड रिटन। फिर कुछ डेटा आता है, तो डेटा मैंने सोचा आपको स्नैपशॉट ही प्रोवाइड करा दें तो ज़्यादा डेटा आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ डेटा देख के ही खुश हो जाते हैं, तो उनकी भी खुशी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो जैसे पहला डेटा ये है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं क्या क्या चाहिए। तो धान का, मक्का, ज्वार, बाजरा कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, जन्म स्थान, जलवायु, तापमान और किस मिट्टी में खास तौर से। दूसरा भी है प्रमुख दलहन फसलें जो हैं आपकी, उनका जन्म स्थान, मिट्टी, जलवायु, वर्षा कितनी क्या चाहिए, पूरा डेटा है, ठीक है। फिर कुछ फसलों का राज्यवार स्थान, अब ये डेटा पुराना है लेकिन इसमें ज्यादा चेंज हुआ नहीं। 2 से 3 राज्य हैं जो ओवरटेक किए हैं सेकंड को फर्स्ट पे, जैसे सब्जी उत्पादन में पहले पश्चिम बंगाल था, फिर यूपी आ गया था। इसके बाद सोयाबीन में शायद एमपी को रिप्लेस किया है आपके महाराष्ट्र ने। तो ये केवल 2-3 चेंज है, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, बाकी डेटा वही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन है किस क्षेत्र में, वो सारा डेटा है। फिर सारे प्रमुख कृषि संस्थान आ जाएंगे आपके देश भर के, वो देख लेना कौन कहाँ स्थित है। फिर प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय आ जाएंगे सारे, वो देख लेना। फिर प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके मुख्यालय आ जाएंगे, इनको डिटेल में करा देंगे। कृषि से संबंधित सारी क्रांतियां, किस क्रांति का क्या मतलब है वो सारी चीज देखोगे आप। और कृषि के विशेष प्रकार, किस प्रकार की कृषि किस शाखा में होती है उसकी, ठीक है। जब ये सारा हो जाएगा तो अब हम बात करें, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने मेंस के लिए कुछ नोट्स बनाए थे, ठीक है। मेंस होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएससी, ये खासतौर से यूपीएससी के लिए बनाए थे। जो लोग भी थोड़ा बहुत इससे वाकिफ होंगे उनको समझ में आ जाएगा ये नोट्स किस टाइप के हैं। इसमें आपके क्या यूज आएगा, आपका ये यूज आ जाएगा, इसमें डेटा सारा ना नया डेटा है एकदम परफेक्ट वाला, तो आप इसका डेटा का यूज कर लोगे। कुछ और चीजें मिलेंगी तो वो आप यूज कर लो। बाकी जिन लोगों को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, आगे कोई बड़े एग्जाम्स देने हैं, उनको पूरा आइडिया रख जाएगा। जैसे कृषि है, कृषि में सारी चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले मिट्टी होती है, मृदा, फिर जल होता है, फिर क्या होता है, बीज होता है, फिर खाद होती है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद विपणन होता है, कृषि का आपको बेचना है, खाद्य प्रसंस्करण। तो कृषि से संबंधित जो जो चीजें हैं, कीटनाशक होते हैं, सब पे एक एक टॉपिक पे मैंने एक एक पेज का नोट बना रखा था। उसमें केवल कीवर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे 2-3-4 लाइन लिख सको। तो ये मृदा है, मृदा के बारे में हल्की जानकारी दे दी। फिर इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं रोकने के लिए, आगे की राय, सारे कीवर्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, इसके अंदर लिख सकते हो आप डिटेल में। जल है, जल के बारे में, चुनौतियां, किए गए उपाय और आगे की राय। फिर कृषि आदान जो बीज होता है, वो सारी चीजें सेम उसी फॉर्मेट में। फिर कीटनाशक क्या है, कितना है, क्या नहीं है, चुनौतियां, उपाय, कृषि का मशीनीकरण क्या होता है, कैसे क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उपाय है, कृषि ऋण। तो ये सारा एक आइडिया आपको मिल जाएगा। 8-10 टॉपिक हैं ये कृषि से ही संबंध।
ये भी पता चल जाएगा कि किसी टॉपिक को अगर मेंस के लिए आप करते हो तो किस तरीके से देखते हो, प्रीलिम्स और मेंस में अंतर क्या है। जैसे योजना है पीएम किसान, उसके बारे में दे दिया, और सब कीवर्ड्स हैं, डिटेल नहीं है। डिटेल आपके पास ऑलरेडी होगी तो कीवर्ड्स आप बना के लिख दोगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जैसे डेटा है पूरा 2019-20 में कितने लाख करोड़ का जीबीए था, इसका क्या है क्या नहीं, ये डेटा आपके काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो टॉपिक के अंतर्गत देखो, पहली चीज है कृषि में लोग सोचते हैं कि कृषि क्या होता है, फसल का उत्पादन, फसलोत्पादन है, केवल फसल उगाना ही कृषि है, नहीं होता है। इसके पहले आप देख चुके कृषि वानिकी भी कृषि के अंतर्गत आती है, कृषि के साथ साथ वृक्ष लगाना। और क्या क्या आता है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि व्यवसाय भी कृषि में शामिल होते हैं। रेशम का कीट का पालन जो करते हो शहतूत के वृक्ष पे कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं। दूसरा डेटा क्या बोलता है, भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 51% पर कृषि कार्य किया जाता है। स्वतंत्रता के समय ये 75% से भी ज्यादा थी, अब धीमे धीमे क्या होगी, कम। 4% चारागाह पर निर्भर, 24% भूभाग पर वनावरण तथा वृक्षावरण है, 24.62% भूभाग पर। बाकी की भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि का जीडीपी में योगदान देख लो कितना है, 1950-51 में 53.1% था, 1990 और 91 के बीच में 29.6% और 2016-17 में 17.4% था। तो ये क्या लग रहा है आपको, उत्पादन इसमें घटा है क्या, क्यों योगदान कम हो रहा है? उत्पादन नहीं घटा है, ठीक है। उत्पादन लगातार 3 से 4% की दर से बढ़ता है, हर साल 3 से 4%। पिछले साल अगर 100 टन हुआ है, 100 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है, तो इस साल 104 या 105 ऑलरेडी होता है। 3 से 4% ग्रोथ रेट कृषि की हमारी रहती है। तो उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, भूमि की जो उत्पादकता है वो भी उतनी ज्यादा नहीं गिरी है कि वो, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम नहीं आ रही कुछ भी। होता क्या है कि जब कोई देश विकासशील से विकसित देश की ओर यात्रा करता है तो क्या होता है, उसका कृषि का जो योगदान होता है जीडीपी में घटता जाता है। कैसे कि अगर ये केवल 100 रुपए का योगदान दे रहा है तो उद्योग क्या करेगा, 10,000 का योगदान बढ़ा देगा। कृषि में 100 का योगदान बढ़ रहा है, उद्योग 10,000 का बढ़ा देगा और सेवा बढ़ा देगी 10,000 का या 20,000 का, तो इसका योगदान अपने आप घटता चला जाएगा। तो ये निशानी होती है किसी देश के विकसित होने की। जैसे अमेरिका में 2 से 3% तक की जीडीपी में कृषि का योगदान है, तो ये लगातार घटता जा रहा है। प्रमुख कृषि पद्धतियां देख लो क्या क्या होती हैं। वाणिज्यिक कृषि पहला है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, लोगों ने ये हिस्ट्री में भी आपके है, हिस्ट्री जो आपका है उसमें होता है कृषि का वाणिज्यीकरण। इस पे पूछा जाता है आपसे कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, समझाइए। तो क्या होता है कृषि का वाणिज्यीकरण? वाणिज्यीकरण सिंपल सा होता है, समझ लो कि बाजार या मुनाफा, इन दो चीजों को ध्यान में रख के अगर आप खेती कर रहे हो, बेचने के लिए सिर्फ खेती कर रहे हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, तो ये वाणिज्यीकरण हो गया। खाद्य पदार्थ नहीं उगा रहे हो, ठीक है, खाद्य पदार्थ आपको जरूरत नहीं है, तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? यह पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है। बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं जिन पे कृषि होती है और पूंजी सघन, पूंजी की ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे रबर, कोको, नारियल, कहवा, चाय, पटसन, हेम्प, कपास, केला और गन्ना, ये एग्जाम्पल। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ट्रक फार्मिंग होती है जैसे आप ट्रक है, डेली ऐसा कुछ उग रहा हो आपका जो ट्रक में आप भर के ले जाओ, मार्केट में बेच के आ जाओ, शाम में आप वापस आ गए और सुबह में लेके चले गए या दिन में लेके चले गए, दिन भर बेचा और शाम में वापस आ गए, ठीक है। तो ट्रक फार्मिंग में क्या सब्जी आ जाती है आपकी और फूल, फल फूल, ये चीजें आ जाती हैं आपकी ट्रक फार्मिंग में। इस प्रकार की कृषि में विभिन्न उत्पादों, सब्जियों, फल फूलों की परिवहन के माध्यम से नियमित आपूर्ति की जाती है। संविदा या अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके जो 3 कृषि कानून थे जिसपे अभी किसानों ने आंदोलन किया था, एक इसमें एक चीज ये भी शामिल थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, चिप्स बना रही है,
जैसे लेज है आपकी, अब ये चिप्स बना रही, तो ये क्या करेगी, आलू का कोई किसान होगा उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, उससे बोलेगी कि 7 रुपए केजी, एक मैं रेट बता रहा हूं, फिर हम तुम्हारा 10 टन आलू खरीद लेंगे, आप उगाइए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेट फिक्स हो गया पहले से, आपूर्ति इनको बाद में करनी जब फसल उग जाएगी। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर फसल के दाम गिर रहे हैं तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी फसल ऑलरेडी बिक चुकी है। हाँ, अगर दाम बढ़ रहे हैं 7 से ज्यादा गए तो इसको लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले से रेट फिक्स है। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। किसानों ने इस पे क्यों हंगामा काटा था, इसमें क्या था कि एसडीएम जो होगा उसके पास वो अधिकारी होगा, वहां अपील करो आप, कोर्ट वाला कुछ वो नहीं किया, तो एसडीएम तो उसके प्रभाव में रहेगा ना, जो कंपनी बड़ी है जिसके पास पैसे भी हैं, बड़ा प्रभावशीलता है सब। किसानों का ये कहना था कि कोर्ट केस करने का भी इसमें कुछ प्रावधान रखो, तब तो किसान जाए। एसडीएम डीएम से आप करा रहे हो तो उस पर तो पक्का है कि किसान, गरीब किसान कहाँ तक जाके अपनी पैरवी कर पाएगा। तो किसानों का ये कि यहाँ पे इशू था, और गवर्नमेंट ने इसलिए किया था कि कोर्ट केसों में सालों लग जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तुरंत निर्णय हो जाएगा, तो ये व्यवस्था है ना जल्दी से टेक ओवर कर जाएगी। तो संविदा या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, केला, आम, आलू, लहसुन, प्याज जैसी फसलों का विशेष, और इनकी भी विशेष किस्म है। जैसे लेज है ना, लेज ने अपने लिए एक आलू का पेटेंट करा रखा है, उसको आप लोग ऑप्शन वहां पे कमेंट में बताना है कौन सा आलू ऐसा है जो लेज ने खुद का पेटेंट करा रखा, उसी का ही वो उपयोग करता है। चौथा, गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है, जब जमीन का टुकड़ा छोटा हो, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो उस पर, तो क्या होगा कि अधिक लोग रहेंगे, अधिक श्रम लगेगा, और फिर ये पूंजी भी अधिक लगेगी, और ये क्या करेंगे, इस पर प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा करेंगे। भूमि 1 बीघा है तो उसी में ही कोशिश करेंगे कि काफी ज्यादा उत्पादन हो। ये हो गई गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। अगला देखो, विस्तृत खेती। विस्तृत खेती क्या होती है, विस्तृत खेती होती है बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक, देखो ये खेती मेनली कहाँ होती है, अर्जेंटीना में बड़े बड़े फार्म है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे होती है विस्तृत खेती। यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा खेत होगा हजारों एकड़ का, वहाँ पे मशीनरी बहुत होगी, मशीनरी बहुत होगी तो लोगों के श्रम की कम आवश्यकता पड़ेगी और पूंजी भी अधिक लगेगी, उससे ये खेती होती है। तो यांत्रिक तथा वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि बड़ी जोत वाले खेतों पर, श्रमिकों का यहाँ पे कम उपयोग होता है। अगली आगे आपकी पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी क्या होती है, मतलब एनवायरनमेंट को, ऐसी कृषि जिसमें एनवायरनमेंट को क्या लॉस ना पहुंचे, एनवायरनमेंट को क्या हानि ना पहुंचे, वो हो गई आपकी पारिस्थितिकी कृषि। इस कृषि में क्या होता है, आप पर्यावरण को कीटनाशक यूज नहीं करते हो, रासायनिक कोई भी चीज यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसके जुताई भी करोगे तो गहरी नहीं करोगे, जिससे कि मृदा पॉल्यूटेड ना हो या उड़ के ना जाए। ऐसे ही जब आप सिंचाई भी करोगे तो भी ध्यान रखोगे कि पानी बह के कहीं और ना जाए, नहीं तो पोषक तत्व चले। तो ये पारिस्थितिकी कृषि होती है। सातवां होता है रैंचिंग कृषि। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले से पेड़ उगे हुए होते हैं या चारागाह होते हैं, वहां पे जाके आप अपने जानवरों को केवल चरा रहे होते हो, इसमें नई फसल नहीं उगाते हो। किसमें, रैंचिंग में नई फसल नहीं, जो पहले से चारागाह है वहां पे जाके आप क्या है, इन पशुओं को चराओगे। तो पशु भी क्या आते हैं, पशुपालन भी कृषि का भाग है। तो पशुपालन को मेनली यहाँ पे मुख्य उसमें रखा गया है, ठीक है। भेड़ बकरियों को चराया जाता है, फसल उत्पादन नहीं होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, तो बड़े बड़े यहाँ पे फार्म हैं, घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पे होती है। फिर एक होती है कॉरपोरेट फार्मिंग, निगमित कृषि। ये क्या होती है, या तो लोग मिलके कॉरपोरेट बना लेते हैं, या कोई कॉरपोरेट कंपनी है, जैसे ये क्या करती है, बड़ा सा इसने रेंट पे ले लिया, रेंट पे ले लिया इसने 5000 एकड़ का एरिया, किसानों को वो रेंट दे दिया उसको। अब ये क्या करेगा, इस पे खेती करेगा। तो ये भी क्या करेगा, एक तो बड़े पैमाने पे पूंजी का वो करेगा, मशीनीकरण करेगा, और फिर ये खेती करेगा। इसका जो मैनेजमेंट भी होगा वो क्या, एक व्यवस्थापक मंडल होगा, वो संभालता है। तो
तो इस प्रणाली में खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों से एक व्यवस्था संचालक मंडल बनता है जो संचालन का कार्य देखता है। महाराष्ट्र तथा चेन्नई के भागों में इस प्रकार की खेती होती है। अब आ गया सामूहिक कृषि। सामूहिक से ही आप समझ गए होंगे, पूरे समूह के रूप में। तो इसमें क्या होता है, भूमि का स्वामित्व समाज में निहित होता है और एक प्रबंध समिति द्वारा इसका प्रबंधन होता है। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में यही होता था, पूरे संपूर्ण गांव की भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता था। फिर सबको भूमि बांट दी जाती थी, वो खेती करते थे। तो यहाँ पे भी ये सामूहिक कृषि हो रही है। सहकारी कृषि, सहकारिता सबको पता होगा। इस बार सहकारिता एक नया मंत्रालय भी बना है, सहकारिता मंत्रालय। यहाँ पे क्या हुआ, सहकारिता मंत्रालय में क्यों बनाया गया? देखो, जितने भी सहकारिता वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो आपके इफको हो, इसके बाद अमूल का नाम सुना, ये भी सहकारी कंपनी है, आनंद मिल्क लिमिटेड करके है, कोऑपरेशन लिमिटेड, तो ये भी है। इसके बाद और भी जितनी चीनी, महाराष्ट्र में कई सारी चीनी मिल्स हैं, वो भी सहकारिता में काम करते हैं। जितने भी दूध के हैं, कॉम्फेड है, जैसे दूध की जितनी मिलें हैं वो सहकारिता में। तो सहकारिता बहुत सक्सेसफुल क्षेत्र है। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि सहकारिता को लाने के लिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 में एक संशोधन किया गया था 1903 में, ये बताना कौन सा था। अनुच्छेद 43 में भी आपका संशोधन किया गया था, वो भी आप लोग को बताना है वो संशोधन क्या था सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। और तो सहकारी कृषि क्या होती है मेनली, देख लो, सारे किसान मिलके ही क्या करते हैं, जो लोग कच्चा माल है आगर प्रोवाइड कराते हैं वो सारे मिल जाते हैं, मिलके वो एक संघ बनाते हैं, सहकारी संघ, कंपनी टाइप की, ठीक है। और उसमें क्या है, अपना कच्चा माल देते हैं, सबका एक शेयर होता है, उस हिसाब से बड़े पैमाने पे क्या होता है, पैसा आ जाता है, उससे मशीनरी खरीदते हैं और आगे का काम होता है। तो किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम तथा पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, किसमें, सहकारी कृषि। अगला देख लो, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती सबको पता होगा, जैव खेती, जैव खेती भी इसको बोलते हैं या ऑर्गेनिक खेती भी बोलते हैं। प्रथम राज्य कौन सा था, सिक्किम, जिसने पूर्ण राज्य बन गया जैविक खेती का। इस पर अभी एक बेहतरीन सा फैक्ट बताएंगे, श्रीलंका की बर्बादी में एक इसका भी रोल था, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या होता है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इन सब का क्या है, कम से कम उपयोग किया जाता है। इसके जनक कौन थे, अल्बर्ट हार्वर्ड। अब इनका कम से कम उपयोग होगा तो क्या होगा, जो आपका फसल है, खाद्य पदार्थ है, उसकी क्वालिटी सुधर जाएगी। हानिकारक इतने सारे कीटनाशक हैं, इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं आपकी सब्जियों में कि आप देखोगे, एक सेब का बता रहे थे कोई 50 से ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं तब वो सेब आपके पास आता है। और ये जो हानिकारक पदार्थ हैं, जब आप खाते हो तो आपके अंदर चले जाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। स्वास्थ्य, मृदा, पॉल्यूशन, हर चीज करते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है इससे। इसी सब का समाधान के लिए क्या हुआ कि अब लोग बाग जैविक खेती पे शिफ्ट हो रहे हैं, मेनली स्वास्थ्य। तो इंडिया में जैविक खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और इसका 75% से ज़्यादा आइटम क्या है, एक्सपोर्ट हो जाता है। खासतौर से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका क्या है, यूएसए सबसे बड़ा इम्पोर्टर है भारतीय जैविक खेती के जो उत्पाद है उनका। फिर इसी का ही अगला रूप है जीरो फार्मिंग। जीरो फार्मिंग में क्या होता है, नो इनपुट तकनीक, कुछ भी इनपुट नहीं देते हो। इसमें तो जैविक खेती में तो आप क्या करते हो, वर्मी कंपोस्ट खाद दोगे, जैविक उर्वरक दोगे और जो भी होते हैं, जैविक कीटनाशक भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बाहरी यूज नहीं करो, ना जैविक ना अजैविक। इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक, खाद, कीटनाशक एक कुछ भी नहीं डाला जाता है। हाँ, अब इसको अगर करना है तो ये क्या करोगे आप, पहले 3 साल तक आप जैविक खेती करोगे, 3 साल तक जैविक खेती, जिससे क्या होगा, भूमि को आदत पड़ जाएगी बिना किसी इन चीज़ों की, रासायनिक उर्वरक वगैरह की नहीं। फिर आप इसको लागू कर सकते हो। सिक्किम का मैंने बताया कि भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य है। दूसरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, आप लोग बताना कौन सा है वो पूर्णतः जैविक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तीसरा एक कोई गांव है जो प्रथम जैविक गांव बना था, वो उसका भी नाम बताना, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए।
आगे आ जाते हैं, अभी एनसीईआरटी वाला है सिस्टम कि ये थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम। कृषि कृषि क्या करती है, उसका काम क्या है मुख्यतः? एक तो खाद्यान्न आपको देती है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, ठीक है, और कुछ चीज़ों का निर्यात भी होता है। ये मोटा मोटी बात है। कृषि के प्रकार, अब कितने प्रकार की होती है वहां पे भी देख चुके पद्धतियां, यहाँ पे प्रकार। तो पहली होती है आप अपने जीविका निर्वाह कृषि, तो जीविका के लिए ही आप कृषि कर रहे हो। लेकिन अगर इसमें प्रारंभिक लग गया तो ये प्रारंभिक काल में जब शुरुआत हुई कृषि की, तो आपको पता होगा मेहरगढ़ माना जाता है कृषि की शुरुआत, बलूचिस्तान में है प्रांत, पाकिस्तान में, ठीक है। और कुछ यूपी में भी है, जैसे कोल्डीवा, लहुरा देव, यहाँ पे भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब खेती हुई तो ये लोग क्या स्थानांतरित कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि में क्या, वृक्ष है उनको जला दो, आग लगा दो, भूमि साफ हो गई, वहां पे खेती की, 7-8 साल बाद जब क्या होगा, उर्वरता कम हो जाएगी, नई जगह पे चले जाएंगे, वहां पे भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, मशीनरी नहीं होगी, यहाँ पे मशीनें अभी आई नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह। तो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव द्वारा परिवार अथवा समुदाय के श्रम से की जाती। तो आदिवासी जो जनजाति लोग हैं वो अभी ये खेती करते हैं। यह कृषि प्रायः क्या बोल रहा है, यह कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन, कर्तन मतलब काटो, दहन मतलब जलाओ, तो वही हो गई स्थानांतरित कृषि, काटो और जलाओ। इसमें किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादकता यहाँ पे कम होती है। अब इसके विभिन्न नाम है हर जगह पे, तो नाम देख लो क्या है। असम, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में झूम कृषि बोला जाता है। मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में इसको दीपा बोला जाता है। अंडमान निकोबार में दीपा बोला जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बाल्ले या वाल्टर, हिमालय क्षेत्र में खिल। ये एक्चुअली मैंने इसलिए लिख दिया, यूपी पीसीएस में तो ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि किस राज्य में किसको क्या बोला जाता है स्थानांतरित कृषि में। अब विदेशियों की भी दे रहा हूँ। विश्व में क्या है, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनिको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। इस स्थानांतरित कृषि के अलग अलग स्थानीय नाम। दूसरी खेती होती है गहन जीविका कृषि, इसके बारे में बता चुका हूँ। भूमि का छोटा क्षेत्र होता है, बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, बड़ी पूंजी लगाते हैं और फिर उस पर गहन कृषि करते हैं। वाणिज्यिक कृषि भी बता चुका हूँ। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, खाद्य या मुनाफे को, तो वही चीजें, दो चीजें रिपीट हुई हैं। तीसरी रोपण कृषि, ये नई चीजें बता दे रहा हूँ क्या होता है कि ये भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक पार्ट है, बस इसमें पौधों का रोपण किया जाता है। इसमें एक ही प्रकार की फसल उगती है एक फार्म पे, बड़े फार्म पे एक फसल, ठीक है। और खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्षेत्र बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे चाय बागान हो गए तो केवल चाय मिलेगी, कॉफी बागान केवल कॉफी, ठीक है। रोपण कृषि उद्योग तथा कृषि के बीच एक इंटरफेस है। जैसे कृषि उद्योग है कोई आपका, कृषि पे आधारित उद्योग है, जैसे चिप्स का ही उद्योग है, तो ये रोपण कृषि क्या है, इन्हीं उद्योगों के लिए उगाई जाती है कि डायरेक्ट उद्योग को वो मटेरियल दे दिया जाए। उद्योग, चाय उद्योग है जैसे, तो चाय की कृषि की उद्योग को दे दिया, वो पैकिंग करके इसकी छटिंग ग्रेडिंग करके वो बेचेंगे। कॉफी वाला सेम है, नील है जैसे, तो ये इनके बीच का एक इंटरफेस है। यह व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी तथा श्रम के बल पे की जाती है। क्षेत्र बड़ा होता है, पूंजी ज्यादा लगती है और श्रम के बल, श्रम देखो इतना ज्यादा लगता है इसमें कि जो आसाम के चाय बागान थे, यहाँ पे मजदूर काम करते थे, तो ब्रिटेन से एक बार आवाज उठी कि मजदूरों के लिए कुछ अधिकार दिए जाएं, काम के घंटे कम किए जाएं और मजदूरी बढ़ाई जाए। तो 1881 में पहला कानून भारत में बना, ब्रिटिश सरकार लेके आई। उसमें सारे मजदूरों को इंक्लूड किया गया, लेकिन चाय के बागान के मजदूरों को नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज कर देते तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे क्या है, आपके मजदूर काम कर रहे हैं, खर्चा बढ़ जाता और उत्पादकता कम हो जाती, प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इतना इंपॉर्टेंट था इनके लिए
कि पूरे देश के लिए कानून लेके आए, इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। तो इसमें इतना श्रम चाहिए होता है, मेनली ये समझो कितना श्रम गहन उद्योग है ये आपका, कि इतना श्रम चाहिए होता है रोपण कृषि में। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। भारत में चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला, ये सारी क्या है महत्वपूर्ण रोपण फसलें। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सी रोपण फसल है, कौन सी नहीं है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, तो जहां मैं हाईलाइट करते जाऊं वो चीज जरूर ध्यान से देख लिया करो। शस्य प्रारूप, फसल का प्रारूप क्या है? तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, कृषि की 3 ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, सबको पता है। उन्हीं पे ही मेनली बात करेंगे कौन सी फसल किसकी है, क्या हुआ है। रबी क्या है? अभी देखो रबी फसल की अभी कटाई चल रही है, ठीक है। तो शीत ऋतु में अक्टूबर तथा दिसंबर के मध्य इसको बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य इसको काटा जाता है। फसलें कौन कौन सी हैं? ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि ये पुराना पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं मतलब पुरानी कॉपी पर लिखा हुआ है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि कंटेंट बेस्ट था और ज़्यादा कंटेंट देना था आप लोग को, इसलिए इसको लिया, ठीक है। तो गेहूं, जौ, मटर, चना तथा सरसों, इस रबी के तहत इन चीज़ों की खेती की जाती है। स्थान कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। जहाँ पे हरित क्रांति है वो स्थान तो होंगे ही होंगे, पंजाब, हरियाणा और यूपी, पश्चिमी यूपी, यहाँ पे हरित क्रांति आई थी। हिमाचल, जे&के, उत्तराखंड भी है। तो रबी की फसलें यहाँ मैक्सिमम उगाई जाती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक है। देखो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, कैसे क्या होते हैं विक्षोभ, हल्का सा बता दे रहा हूँ। ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। यहाँ पे क्या होता है कि वाताग्र बनता है, वाताग्र में ठंडी जल वायु राशि है जो ठंडी और गर्म दोनों मिलती है, दोनों मिलेंगी तो ये क्या है एक टाइप का चक्रवात, तूफान टाइप का बनाता है चक्रवात, और ये आगे बढ़ता है इंडिया की तरफ। अब चक्रवात की एक निशानी होती है, ऊपर की ओर उठती है वायु चक्रवात में, ठीक है। बीच में निम्न दाब का केंद्र रहता है, शांत रहता है, फिर ऊपर की ओर गोल गोल करके वायु ऊपर उठती है। और वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि वायु में नमी हो, वायु में नमी प्लस क्या हो, ऊपर उठे वायु, वर्षा हो जाएगी तुरंत। तो ये जब इंडिया में आते हैं सर्दियों के मौसम में, तो ये वायु को जो समुद्र से गुजरेंगे, समुद्र से इनमें नमी तो होगी, वो वायु को ये क्या ऊपर उठाते हैं। तो इंडिया के जो मैदानी भाग हैं वो पश्चिमी विक्षोभों से ही वर्षा होती है सर्दियों के दिन, ये फैक्ट है। बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जब ज्योग्राफी करेंगे तब बताएंगे आप लोग को, अभी तो बस नॉर्मल सा जानने के लिए जानो। खरीफ फसलें, खरीफ की फसलें क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं ये जून में, तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी तथा बिहार। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 किस्में बोई जाती हैं, आंस, अमन और बोरो। जायद की फसलें देख लेते हैं, क्या होता है बरसात के पहले, कभी देखा होगा ना बरसात के पहले क्या होता है, ये वाली फसलें होती हैं जायद फसलें। तो रबी तथा खरीफ ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून में इंडिया में मानसून कब से आता है, आप लोग बताना। इंडिया में मानसून कब से आता है, प्रवेश करता है, सबसे पहले कहाँ आता है, मुख्य भूमि पे कहाँ आता है और अन्य भूमि पे कहाँ आता है जो इंडिया की है, ठीक है। ये चीज़ आप बताना, और कब से कब तक मानसून रहता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये ज्योग्राफी पढ़ी हुई। प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां तथा चारे की फसल, ये सारी फसलें। अभी देखो मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करूंगा, अब जो भी वीडियो जाएंगे ना उसमें आपके जीएस जीके के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आपने जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपका वो समझ में आएगा कि सीरियसली पढ़ कौन रहा है, कि केवल हर जगह जा जाके मटेरियल ही लोग देख रहे हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष लगता है, ये एक फैक्ट था, दे दिया। अब सारी मुख्य फसलें 1 बाय 1 करके हम फसलें देख लेंगे। चावल होता है,
चीन के बाद इसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। उगाने के लिए क्या है, तापमान उच्च चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और आर्द्रता कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए चावल के लिए। तो देखो तराई क्षेत्र जो होता है ना, यहाँ पे चावल बहुत उगता है, चाहे बिहार के तराई क्षेत्र देख लो, यूपी में गोरखपुर वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नमी अच्छी खासी होती है। गेहूं देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। गेहूं बोने के समय तथा उगने हेतु शीत ऋतु चाहिए होती है, तथा पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक समान रूप से वितरित हो। तीसरा है मोटे अनाज। मोटे अनाज पर पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बताना आप लोग। मोटे अनाज देखो होते क्या है, ज्वार बाजरा रागी। तो क्या होता है, पहले अनाज यही खाते थे हमारे जो पूर्वज थे, फिर मॉडर्न लोग आ गए, मॉडर्न सोच आ गई, पिज्जा बर्गर वाली संस्कृति आ गई, तो गेहूं पे आ गए। अब जब हेल्थ कॉन्शियस हुए तो पता चला कि गेहूं में ग्लूटन पाया जाता है। ग्लूटन एक प्रकार का आपका कोलेस्ट्रॉल टाइप की प्रकृति होती है इसकी, ठीक है। ये नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारे अनाज क्या, मोटे अनाज ग्लूटन फ्री हैं, पारिस्थितिकी के साथ वो करते हैं, कम पानी में उग जाते हैं, पैदावार अच्छी होती, बहुत इनके फायदे हैं। तो अब धीमे धीमे फिर से दुनिया इनकी तरफ लौट रही। रागी में जैसे रागी है, रागी से आपका ओट्स बनता है, और जितना भी बॉलीवुड है पूरा ओट्स खाता है सुबह में। सोचो किससे बन रहा है, मोटे अनाज रागी से। रागी में लोहा कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और हमारे यहाँ इसको पहले ये मानते थे कि ये तो जानवरों के लिए है चारा। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है क्षेत्रफल तथा उत्पादन में। ये बताना ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य। अब आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने पर ज्वार को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जहाँ पे आर्द्र क्षेत्र हो तो सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं है। ये समझो कि कितने कम पानी में ये उग जाते हैं। प्रमुख राज्य कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और एमपी। बाजरा, यह है बलुआ तथा उथली। देखो यहाँ पे आपकी मिट्टी भी मिल गई कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उग रही। बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पे उगाया जाता है। क्षेत्र क्या है, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा प्रमुख क्षेत्र। रागी देख लो, शुष्क प्रदेशों की फसल है। लाल, काली, बलुआ, दोमट मिट्टी पर ये उगाई जाती है, ठीक है। ये रागी का है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं रागी के, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल। मक्का देख लेते हैं। एक ऐसी फसल जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया, दुनिया में मक्का उत्पादन में प्रथम कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। ये बताना है आपको। हिंट दे देता हूँ, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, ठीक है। नहीं तो अधिकतर चीजों में आपको इंडिया और चाइना ही मिलेगा। खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है। मृदा आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यही आता है कि पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं और नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं इनके जवाब जरूर दीजिएगा। प्रमुख राज्य क्या है, कर्नाटक, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य। दालें, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक दालों का कौन है, भारत। और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे ज़्यादा यूज भी यही करता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। शुष्क परिस्थितियों में इनको उगाया जा सकता है। और देखो एक चीज़, अरहर को छोड़ के ना, अरहर जो होता है, दालों के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में एक कीट पाया जाता है, राइजोबियम, पहले बता चुका हूँ मैं। और भी होते हैं एनाबीना, नॉट स्टॉक, जो आपको मैंने ना नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया था, उसमें इन सबके नाम दिए थे, नील, हरित, शैवाल। ये क्या करते हैं, सभी दालें होती हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये यूज करके उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। तो उर्वरक का काम करते हैं, उर्वरता बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, उस नाइट्रोजन की जो आप यूज कर पाए पौधे, ठीक है। तो अरहर को छोड़ के बाकी सारे पौधे ये काम करते हैं। राज्य कौन से, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला आते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें। अब खाद्यान्न फसलें हो गई, अन्य फसलें देख लो।
गन्ना, यह एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा, मतलब गेहूं से ज़्यादा वर्षा चाहिए। ये उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। अनेक और भी अन्य मौसमों में बोई जा सकती है। श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, अधिक मजदूर चाहिए होते हैं। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, सीरा आदि बनाने के काम भी आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तिलहन। 2015 में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल। तिलहन में देखो ये सारी चीजें आती हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग सोयाबीन को दाल में डाल लेते हैं, तिलहन में आता है और ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में बना था ये क्वेश्चन। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी मुख्य तिलहन फसलें हैं ये सब। कुछ बीजों के तेल को साबुन, प्रसाधन तथा उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वनोपज को भी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है साबुन उपटन उद्योग में। ये एसेंशियल ऑयल्स वाले चैप्टर में आपको कराया है। मूंगफली देख लो, मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। सर्वाधिक कहाँ होती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये भी आपकी काली मिट्टी में भी उगाती है मूंगफली, इसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कपास तो है ही काली मिट्टी की में। चाय, चाय की किसी रोपड़ कृषि का एक उदाहरण। चाय जो है ना, वो भी रोपड़ कृषि का उदाहरण पहले बता चुके। अंग्रेज इसको भारत में लेके आए थे। यह पौधा उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास। अब ये बताना, ये जो लाइनें पढ़ रहा हूं ना, ये किस मिट्टी के उदाहरण है? गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास युक्त ढलुआ क्षेत्रों में उगाई जाती है चाय। ये है लैटेराइट करके एक मिट्टी का, मैंने आप लोग को प्रकार बताया था। लैटेराइट मिट्टी में ही आपकी चाय होती है। किस क्षेत्रों में पाई जाती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इसके लिए वर्ष भर उष्ण, नम तथा पाला रहे जलवायु चाहिए चाय के लिए। यह एक स्वयं सघन उद्योग है। चाय बागान वाला मैंने उदाहरण दे दिया आपको। प्रमुख राज्य, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सारी एनसीईआरटी का सार दे रहे हैं ना, तो इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं आपका। ये तो फिर 6 से 12 की एनसीईआरटी, यूपीएससी में इससे बाहर नहीं जाता है ज्योग्राफी में, तो यहाँ कैसे जाएगा? प्रमुख राज्य कौन से हैं? असम, क्योंकि पिछली बार यूपी पीसीएस में शायद एक क्वेश्चन आया था, 4 राज्य दे दिए थे, उनमें ये बोला था प्रमुख चाय के उत्पादक कौन से हैं। तो 1, 2, 3 लोगों को लगा 1-2 होंगे, लेकिन सब थे उसमें। तो असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, यूके मतलब उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी ये उगाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं सबके सब। 2015 में भारत चीन के बाद सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया था चाय का। कॉफी, कॉफी की देखो कई किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा। ठीक है, तो ये कहाँ से आई थी? अरेबिका किस्म की कॉफी यमन से लाई गई थी। सबसे अच्छी किस्म यही होती है, जिसकी विश्व में सर्वाधिक मांग है। इसकी शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई थी। चिकमंगलूर जिला है एक, चिकमंगलूर कर्नाटका में, वहाँ पे बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन को ही बोला जाता है कि बाबा बूदन जो थे, इनका बड़ा रोल है कॉफी उगाने। ठीक है, आज नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मैंने बताई थी, पश्चिमी घाट पे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। लेकिन मेजर जो आपका कॉफी का है वो कर्नाटका में होता है। तो फर्स्ट पे कॉफी में कर्नाटक है, रबड़ में आपका केरल है। ठीक है, मसालों में भी केरल है आपका, काली मिर्च वगैरह। बागवानी फसलें, अब देखो किस राज्य में कौन सी बागवानी ऐसी फसल है जो प्रमुख राज्य है उसके उत्पादन में। आम का कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल। संतरे नागपुर और चेरापूंजी। केला केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची में यूपी, बिहार। अनानास में मेघालय। अंगूर आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सेब, नाशपाती और खुबानी का हिमाचल और जे&के में। और इन सब की क्या है, निर्यात में भी बहुत मांग है। खाद्य फसलें तो हो गई, अब अखाद्य में देख लेते हैं। रबड़, रबड़ एक वृक्ष होता है जिसके लेटेक्स से दूध निकलता है, उससे क्या रबड़ बनती है। ठीक है, अब तो कृत्रिम रबड़ें भी आने लगी हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है।
200 सेंटीमीटर, कभी कभी 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा चाहिए होती है इसको। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, जैसे मैंने बताया था भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, डेली बारिश होती है दोपहर बाद, तो इसलिए क्या है, वर्षा की तो कोई कमी है नहीं, इसलिए जितने भी वृक्ष हैं इसके रबड़ के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, रबड़ उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश आप लोग को बताना है, ठीक है, कौन सा है इस टाइम। नम आद्र जलवायु, साउथ ईस्ट एशिया का देश है वो, इतना बता दिया आपको, हिंट दे दी। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, सबको पता है, जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियां। मेघालय ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे आपका है मेघालय, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, और इन्हीं पहाड़ियों का नाम जिन नाम पे है उसी नाम पे जनजातियां भी हैं, गारो जनजाति भी हैं, खासी भी है, जयंतियां, ठीक है। तो गारो पहाड़ी में भी उगाई जाती है रबड़। रेशेदार, अब देखो ये फसलें तो हो गई, अब रेशेदार फसलें देख लेते हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये 4 ही रेशेदार फसलें होती हैं टोटल, ठीक है, जो भारत में उगती हैं। 4 मुख्य रेशेदार फसलें। रेशम जो होता है केवल वो वृक्ष से नहीं प्राप्त होता, वो किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े के कोकून से रेशम बनता है, जो शहतूत पे मिलता है, जो कीड़ा है, ठीक है। बाकी 3 मिट्टी में उगाई जाती हैं। कपास देख लो, भारत को कपास पौधे का मूल स्थान माना जाता है। जो कपास का पौधा है उसका मूल स्थान किसको माना जाता है? भारत को। दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास, ये मैंने बताया था, दक्कन का पठार है, बेसाल्ट चट्टानें हैं वहां पे, ज्वालामुखी से निर्मित हैं, और उनका जब चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ टूट टूट के लाखों वर्षों में, तो क्या हुआ? काली मिट्टी यहाँ पे। काली मिट्टी की एक विशेषता है कि ये क्या, नमी लंबे समय तक धारण करती है। दूसरा है जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं, ठीक। तो इस काली मिट्टी में कपास अच्छे से उगती है, तो कपासी मृदा बोला जाता है। जहां जहां मृदा पाई जाएगी वहां पे कपास का उत्पादन अच्छा होगा। वेदर क्या चाहिए कपास के लिए? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 दिन वो हों जो पाला रहे तो, मतलब 7 मंथ, खिली धूप की आवश्यकता होती है। पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने इसको लगते हैं। प्रमुख उत्पादक देख लो कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और UP। सारे राज्य दे दिए जो जो प्रमुख होते हैं। याद नहीं करना है इनको, एक दिमाग लगाना है। काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती, तो यहाँ तो हो ही रहा है, मैंने यही पूछा जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जूट देखो, दुनिया का ना 70% जूट अकेले इंडिया उगाता है, उसमें भी अपना बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है। बंगाल में हुगली नदी के किनारे मैक्सिमम आपके जूट उद्योग विकसित हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजों के काल से ही, क्योंकि इनके लिए जो भी जूट धोने के लिए भी पानी की उपलब्धता, जलवायु, हर चीज़ यहाँ पे है, तो इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह फसल बाढ़ के मैदानों में, जो बाढ़ के मैदान है तो वहाँ सुंदरवन का डेल्टा है, जल निकास वाली मिट्टी में उगाई जाती है। बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है वहाँ पे। प्रमुख उत्पादक मैंने बोला, वेस्ट बंगाल ही देश का सर्वाधिक उत्पादक है, बिहार, बाकी सब तो समझो बहुत कम है, फिर जो दूसरे नंबर वाला है उसमें भी बहुत कम, असम, उड़ीसा और मेघालय। इसका प्रयोग किसमें होता है? बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे तथा दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में। उच्च लागत के कारण मांग कम हो रही है, इसकी लागत क्या उच्च आती है। एक जूट की बोरी बनाते उसकी लागत महंगी आती, 20 से 25 रुपये, उतने में ही ये 3 रुपये में आपको प्लास्टिक की बोरी मिल जाएगी थोक में। लोग अब क्यों लोग यहाँ पे जूट पे जाएंगे, ये है पंगा। लेकिन अब क्या, प्लास्टिक बैन हो रहा है इंडिया में, एकल उपयोग प्लास्टिक बैन कर रही है मोदी गवर्नमेंट, कर ही दी है, हो चुका है। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से कागजों में तो हो चुका है, जमीन पे अभी चलती हैं। तो जब बैन हुई थी तो देखोगे जूट के थैले आ गए थे, तो इसलिए जूट का चलन फिर से बढ़ रहा है। यहाँ पे आपकी क्लास का चीज खत्म हो गई, ठीक है। अब कंटेंट आपका है फैक्चुअल कंटेंट, वो मैं फैक्चुअल कंटेंट सारा दिखाई देता हूँ कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी तथा भौगोलिक दशा। धान है, इसका जन्म स्थान क्या? इंडो चाइना। इंडो चाइना किसे बोलता है? लाओस, कंबोडिया,
वियतनाम वगैरह, इस क्षेत्र को इंडो चाइना बोला जाता है, यहाँ पे हुआ। जलवायु क्या चाहिए ये देख लो, तापमान कितना चाहिए, वर्षा, चिकनी तथा जलोढ़। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ही क्योंकि इसमें समझाने जैसा है नहीं। मक्का मध्य अमेरिका, ज्वार भारत जन्म स्थान हुआ है, बाजरा अफ्रीका, गेहूं मध्य एशिया और जौ का चीन। ठीक है, मक्का के लिए दोमट मिट्टी, ज्वार के लिए दोमट, बाजरा के लिए बलुई दोमट, दोमट और बलुई दोमट, इस प्रकार से मिट्टी है। इसको आप लोग नोट करते रहना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। फिर प्रमुख दलहनी फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी तथा भौगोलिक दशाएं देख लो। अरहर के लिए मिट्टी क्या चाहिए, बलुई। उड़द के लिए बलुई से काली मिट्टी, मूंग के लिए दोमट, सोयाबीन के लिए काली मिट्टी, चना के लिए हल्की तथा मध्यम दोमट, मटर के लिए बलुई दोमट, मसूर के लिए दोमट। इस प्रकार से मिट्टी चाहिए। बाकी चीज़ें तो चाहिए, जन्म स्थान कहाँ, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये आप लोग देख लेना। अब कुछ फसलों का राज्यों में स्थान, तो देखो कुछ चीज़ों में चेंज हुआ, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी मुझे लगता है सब वही चल रहा है जो था। कुल खाद्यान्न में पहले भी उत्तर प्रदेश था 2016-17 में, अभी भी है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले भी था, अब भी है। कुल तिलहन में भी एमपी आगे था, अब भी है। कुल मोटे अनाज में ये देख लेना, शायद राजस्थान आगे निकल गया, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिसको आपको अपडेट मानना है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, चावल में पश्चिम बंगाल पहले पे था, अभी भी है। गेहूं में यूपी पहले था, अभी भी है। बाजरा में राजस्थान था। मक्का में महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में देख लेना कि कौन पहले पे रहा है। ठीक है, इसमें चेंज हो सकते हैं। चना में एमपी पहले था, अभी भी है। अरहर में महाराष्ट्र, ओके। मसूर में यूपी, ये भी सही है। मूंगफली में गुजरात था, सही है। और सरसों में राजस्थान है, ये भी सही है आपका। सोयाबीन में एमपी, इसको देख लेना, शायद इसको सरपास कर लिया महाराष्ट्र में। ठीक है, सूरजमुखी बाकी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सही है। फिर भी एक बार लेटेस्ट करंट वाला जब आएगा ना, हम आपको दे देंगे तो सब पता चल जाएगा किस फसल में उस टाइम पे क्या है। अधिकतर चीज़ें यही होंगी, तो एक आइडिया बनाने के लिए ये पहले सही है। अब प्रमुख कृषि संस्थान देख लो, कौन कौन से कृषि संस्थान है और किसका स्थान कहाँ पे। तो ये केवल आपको देख के नोट करना है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है, हैदराबाद। दूसरा चावल शोध संस्थान कटक में। ये ध्यान देना, जिस चीज़ का जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है ना, अधिकतर वो संस्थान वहीं मिलेंगे। जैसे कटक है, तो कटक उड़ीसा में आता है, धान का कटोरा बोला जाता है कटक को, तो चावल शोध संस्थान आ गया। ऐसे ही डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, क्योंकि दूध वगैरह उत्पादन हरियाणा में होता है। गन्ना के 2 संस्थान, एक कोयम्बटूर में, एक शायद आपका लखनऊ या कानपुर में, ऐसे कहीं है, वो देखना है। लखनऊ में है वैसे तो। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कॉफी है तो चिकमंगलूर, कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक में उत्पादन होगा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप देख लो, मैं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेना इसको 1 by 1। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं कि इसमें टाइम दिया जाए। अगला आ जाते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। तो जितने भी कृषि बोर्ड हैं उनके मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी जो मैंने बताया कि जहाँ पे उसका उत्पादन हो रहा होगा बड़े पैमाने पे, वहीं पे होगा। या कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है तो बेंगलुरु में, रबड़ का केरल में तो कोट्टायम, चाय का पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता, तंबाकू गुंटूर, तंबाकू का उत्पादन भी आंध्र में सबसे सर्वाधिक होता है। यहाँ पे राजमुंदरी है, वहाँ पे एक तंबाकू का कॉलेज भी है, बताना कौन सा है। मसाला बोर्ड जो है आपका कोच्चि। राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री फार्म कहाँ है, अंगूर प्रसंस्करण। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला आ जाते हैं प्रमुख कृषि संगठन दुनिया भर के, देख लो, और उनका मुख्यालय। तो भारतीय दलहन कानपुर में है। एक झांसी में भी आपका चारागाह संस्थान करके चारे का कोई है, वो नोट कर लेना। ये सारे मैं दिखाई दे रहा हूँ। आप जैसे दुनिया का देखना है तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको, यहीं से आए थे आपके नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। मैक्सिको से ही वो संबंधित थे, पहले उन्होंने यहाँ पे हरित क्रांति का काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जो चावल की उन्नत किस्म यहाँ से आई थी आप अपने पास। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिर आ जाते हैं अगला, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ की। जो जो क्रांतियाँ हुई है ना, तो उनके कुछ नाम पूछ देते हैं डायरेक्ट। तो हरित क्रांति, सारा खाद्यान्न आ जाएगा। सुनहरी क्रांति में फल सब्जी और बागवानी, उद्यान, फूल वगैरह आ जाएंगे। अब सुनहरी और पीली में ध्यान रखना, अंतर है। श्वेत में दुग्ध उत्पादन, कृष्ण या काली क्रांति में खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन,
गोल्ड क्रांति में आलू उत्पादन, भूरी क्रांति में उर्वरक, पीली में तिलहन। दो पीली में और उसमें अंतर है गोल्ड क्रांति में, ठीक है, गोल्डन। रजत और श्वेत में अंतर रखना, रजत है अंडा। इंद्रधनुषी क्या है कि सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन, ठीक है, इसमें सारी फसलें आ जाती हैं। बाकी ये देख लो, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, सदाबहार। अब गुलाबी से ये क्या आ रहा है, झींगा उत्पादन कौन सी क्रांति में आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसको नोट कर लो सारा। अगला देख लो, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, उनके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है। तो विटीकल्चर से अंगूरों का व्यापारिक स्तर का उत्पादन, पिसीकल्चर मतलब मत्स्य उत्पादन, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑल्विकल्चर, ये सारे आपको देखने हैं, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, आपको नोट कर लेने और याद करने हैं। इसमें समझने वाला सीन है नहीं कुछ, ठीक है, कि नेम है उसके अंतर्गत इसका वो करना है आपको, तो ये देख लो, ठीक है। फिर आ जाओ, अब वहां पे वो सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा मेंस वालों के लिए ये डेटा आ रहा है कि जो मेंस देना चाह रहे हैं, जो और अच्छी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके पढ़ने का किसी भी टॉपिक को क्या होना चाहिए, एक माइंड मैप क्या होना चाहिए। तो जैसे मृदा की बात की, कृषि की बात की ओवरऑल, अब कृषि पे मैंने कृषि को 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। हर एक टॉपिक पे मैंने नोट बना ली, उसमें केवल कीवर्ड है। तो मृदा है, जैसे क्या चाहिए, तो मृदा पहली चीज, मृदा क्या क्या देती है वो देख लो। आवश्यक पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन तथा जड़ को स्थिरता प्रदान करती है, ये मृदा की एक परिभाषा दे दी। अब ये इसको जब हम मेंस में लिखेंगे तो केवल इतना थोड़ी लिखेंगे, है। मृदा ऊपरी संस्तर होता है, यह एक, फिर यह है जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जात है, उसको क्या क्या देते हैं, फिर ये सारी चीजें लिखेंगे। जो खाद्य उत्पादक पौधों को बढ़ने, फलने, फूलने हेतु आवश्यक होते हैं, फिर यहाँ पे करके। तो ये एक एक शब्द को आप विस्तार कर सकते हो 2-3 लाइन में। चुनौतियां, मिश्रित कार्बनिक पदार्थों में गिरावट, मतलब ह्यूमस वगैरह में गिरावट आ रही, ये चुनौतियां हैं, ये लिखेंगे। उर्वरता खराब हो रही, कैसे उर्वरता खराब हुई, बड़े पैमाने पे क्या हुआ इसका, रासायनिक उर्वरक, कीट, ये सब तो उपयोग हुए। जल सिंचाई वगैरह उपयोग हुआ। दोहन हुआ, एक ही प्रकार की फसल का उपयोग किया आपने, तो उससे क्या हुआ, मृदा में जो एक ही प्रकार के पोषक तत्व थे खत्म हो गए, तो ये सारा उर्वरता खराब हो गई। अम्लीकरण, लवणीकरण, क्षारीकरण, जल भराव, ये मैंने बताया आपको। अम्लीकरण दूर करने, ये क्वेश्चन है। अम्लीकरण दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हो, और क्षारीकरण दूर करने के लिए। अम्लीकरण होता है तो पीएच मान कितने से कम हो जाता है, और क्षारीकरण होता है तो पीएच मान कितने ज़्यादा, ये आप लोग बताना। फिर चुनौतियां जब सारी देख ली तो किए गए उपाय, क्या क्या उपाय गवर्नमेंट ने किए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेके आई, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें क्वेश्चन बन जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड एक बार बन जाए तो कितने टाइम तक वो मान्य रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना RKVY किस लिए थी, ये लिख दिया हल्का सा, उर्वरता सुधार हेतु। नाबार्ड जो है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन यही है, किस समिति की सिफारिश पे कब इसका स्थापना हुई, ठीक है। किस समिति की सिफारिश हुई, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। समिति जिसकी सिफारिश पे हुई थी, 5 अक्षर का उनका नाम है, ये हिंट है थोड़ी सी, आप लोग बताइएगा। आगे की राय, आगे आप क्या क्या कर सकते हो, तो मृदा परीक्षण सेवाओं में सुधार, उर्वरकों के संतुलित एवं एकीकृत उपयोग को बढ़ावा देना, सटीक पोषक तत्व प्रबंधन, ये सब कीवर्ड्स हैं, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। ये तो मैंने अपने माइंड मैप के हिसाब से लिख लिए कि मुझे कैसे करना है। अब किसानों में जागरूकता बढ़ाना है तो किस किस तरीके से बढ़ा सकते हो आप जागरूकता। बहुत सारे किसान चैनल आ गए हैं, किसान चैनल्स, सोशल मीडिया का आप उपयोग कर सकते हो, हैं। मौसम विज्ञान की जानकारी उनको समय पे दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। सामुदायिक स्तर पर मशीनीकृत खाद्य को बढ़ावा देना। जल है जैसे, तो जल का बता दिया कि क्या होता है। कृषि गहनता, उच्च उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु जल का संरक्षित एवं कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। किस लिए आवश्यक है, फिर इसकी चुनौतियां की सामान्य कमी है, क्षेत्रवार भी असमानता है, कहीं वाटर लेवल बहुत ऊपर है, कहीं बहुत नीचे। एक बड़ा क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है केवल, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं में कमी, अकुशल उपयोग। फिर उपाय क्या क्या किए गए, और जब सारे उपाय किए गए तो उनके अंदर भी डिटेल में लिख सकते हो। जैसे लघु सिंचाई और संरचनाएं बनती, मनरेगा के अंतर्गत क्या बनते हैं, चेक डैम बन जाते हैं,
छोटे छोटे तालाब बनते हैं, तो ये सब मनरेगा के अंतर्गत ही हो रहा है, वो भी लिख सकते हो। फिर प्रबंधन और भूजल, इस प्रकार से ये सब देख लो, बस केवल दिखाने के लिए है। आप लोग जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, जो भी मेंस देना चाह रहे हैं आगे जिनको देना है वो किसी टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ें। प्री अगर यूपीपीसीएस का देना है या जैसे इसका मेंस देना है आपको वन दरोगा का, तो उसके लिए अलग पढ़ाई होती है एग्रीकल्चर की। जब आप कोई मेंस देने जाते हो यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, तो उसके लिए क्या आपका माइंड मैप होना चाहिए वही बता रहा हूँ। तो जैसे कृषि बीज है, कृषि आदान में बीज, तो बीज के बारे में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्या है, कैसे काम होता है। फिर चुनौतियाँ, इंडिया में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, फिर किए गए इसके उपाय, क्या क्या अब तक बीजों के लिए गवर्नमेंट ने किया है, बीज बैंक बनाया, बीज ग्राम कार्यक्रम बनाया, तो वो सारी चीज़ें आगे की राह क्या क्या। अब सोचो 6 हेडिंग्स हैं, हर हेडिंग्स में 3 पेज लिखो आप, 3 पेज नहीं 3 लाइनें लिख दो। एक लाइन में अगर 8 है, 8 शब्द बन रहे हैं तो 24 है, अब 25 का एवरेज ले लो। 6 है आपके पास, 150 तो केवल एक डायरेक्शन में आपके पास शब्द हैं, टोटल 200 से 250 शब्द मिलते हैं लिखने को। इस प्रकार से आगे की राह में भी इतने ही 150 शब्द लिख दोगे, यहाँ भी 150, तो और लंबा वो हो जाएगा। कीटनाशकों के बारे में भी सेम चीज़ है, क्या है कीटनाशक, क्या नहीं है, चुनौतियाँ क्या हैं, उपाय क्या हैं। ये डेटा यहाँ पे जो मिला होगा आपको, उस डेटे का आप नोट कर लेना, वो डेटा आपके उपयोग में आ जाएगा। किसी का मशीनीकरण, तो क्यों जरूरी है चुनौतियाँ, क्योंकि खेतों का आकार छोटा है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, मिश्रित फसल है, बिजली की कमी है, ये सब। उपाय क्या हैं, सारे उपाय लिख दिए, ये मेंस का ही है। हाँ, कृषि ऋण जो है, ऋण भी देती है गवर्नमेंट, तो कृषि ऋण में प्रत्येक 1% की वृद्धि होने में कृषि उपज में इतने की वृद्धि होती है, ये डेटा है। फिर इसकी चुनौतियाँ, फिर इसके उपाय, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया आगे। अब इसमें किसान क्रेडिट कार्ड लिखना है तो ये पूरा लिख सकते हो ना, 1998 में योजना आई, 3 लाख तक अगर आप लेते हो तो आपके, और समय पे जमा करते हो तो 4%, समय पे जमा नहीं करते हो अगर आप तो 7% हो जाएगा। हैं, क्या क्या भूमियाँ आपकी रखते हैं इसके लिए, संस्थागत ऋण के उसमें क्षेत्र में इसने कितना काम किया, किसानों को क्या क्या इसने स्ट्रॉन्ग किया, वो सब चीज़ें लिख सकते हो। बहुत आगे मैदान होता है आपके पास, केवल कीवर्ड्स हो। सेम कृषि विपणन, जब बाजार में आप बेचने जाते हो, उत्पादक जो होता है, आपको उत्पादन हुआ उसको बेचना भी है, तो क्या होता है, एग्रीकल्चर एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको मंडी बोला जाता है, बनाई, मॉडल एपीएमसी एक्ट लेके आई गवर्नमेंट। और भी चीज़ें, तो मंडी से रिलेटेड भी आपका जो 3 कृषि कानून थे उसमें एक था कि प्राइवेट आदमी जब चाहे तब जहाँ जितना भंडारण कर सके खरीद सकता है। वो यहाँ भी किसानों को डर था कि प्राइवेट लोग हैं वो सस्ते दाम पर खरीद के अपना रख लेंगे, दाम बढ़ेंगे तो वो बेच सकते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो इसके खिलाफ हो गए थे। क्योंकि एपी जो आपका एक्ट आया था 3 कृषि कानून में, ये था उसमें कि जो मंडी है, मंडी के बाहर भी, अभी क्या है ना, आप मंडी के अंदर ही बेच सकते हो, किसान अपनी जो वो है ना उपज मंडी के बाहर नहीं बेच सकता, सब्जी वगैरह को छोड़। अब कृषि विपणन, विपणन के बारे में सारी चीज़ें हैं, क्या सुधार, क्या नहीं, उपाय, राय। किसानों की वित्तीय सहायता, तो क्या क्या है, कितने करोड़, जीडीपी में कितना योगदान, पूरा डेटा दे रखा है, ठीक है। और ये 2 डेटा, अगर किसी ने 2 डेटा भी दे दिए ना मेंस में, और 3-4 हेडिंग्स दे दी, उसका टॉप आंसर हो जाता है। इतना कोई सोच नहीं पाता वहाँ जाके ना, इतना ना टाइम रहता, ना सोच पाता है, ना कोई लिख पाता है अलग अलग दिशा में। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया ना, इससे बाहर ही, अब सोचो एग्रीकल्चर से कुछ पूछा जाए इन टॉपिक से बाहर क्या टॉपिक बनाएंगे। एग्री स्टेक बनाया गवर्नमेंट ने, एपीडिया बनाया, निर्यातकों में बातचीत हेतु फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो थे एफपीओ वो बनाए, एफपीसी बनाई, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये केवल दिखाना था आप लोग को कि देख लो, जो लोग दे रहे हैं। खाद, अब कृषि से ही जुड़ा है आपका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, तो यहाँ पे एक संपदा योजना लेके आई थी गवर्नमेंट। इस योजना में क्या था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित थी, तो वो सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फूड प्रोसेसिंग, उद्देश्य, बाधाएं, योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म होता है। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 + 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं।
एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपके डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।